नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आपके सामने लाइट से कुछ प्रश्न होंगे। फिजिक्स में लाइट से कुछ प्रश्न होंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपके जनरल जो भी कंपटीशन होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो आज 10 प्रश्न फिर से हम करने जा रहे हैं साइंस के, और जो साइंस का आज पोर्शन होगा वो फिजिक्स होगा। तो शुरू करते हैं। प्रकाश की एक किरण सघन से दुर्लभ माध्यम तक यात्रा करती है तो वह क्या होता है उसके साथ। अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कोई लाइट का है वो ट्रेवल करता है, वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाता है। यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा, सामान्य की ओर झुक जाती है। कहना चाह रहा है कि अगर ये डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है, ये सेकंड मीडियम है और ये फर्स्ट मीडियम है, अगर यहाँ कोई लाइट आई, ये यहाँ कोई लाइट आई और ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ेगी। यानी कि थोड़ा ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी, ना कि सामने चली जाएगी। ठीक है, सामने ना जाके थोड़ा इधर ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी इधर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू फॉर। प्रवर्तन के नियम किसके लिए सत्य है? परावर्तन के कुछ नियम दिए गए हैं। ऑप्शन दिया हुआ है द प्लेन मिरर ओनली। क्या परावर्तन के जो नियम है सिर्फ प्लेन मिरर के लिए हैं? कनकेव मिरर ओनली, क्या अवतल दर्पण के लिए सिर्फ है या सिर्फ उत्तल दर्पण के लिए है? तो देखिए, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होती है वो सभी मिरर के लिए होती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तल या अवतल या केवल समतल। तो इसका आंसर होगा डी। अब देखिए, परावर्तन के नियम क्या है। परावर्तन के नियम ये कहता है कि जिस एंगल पे इंसिडेंट होगा उसी एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा। यानी कि अगर ये मिरर है तो अगर यहाँ कोई लाइट इंसिडेंट हुआ तो जो रिफ्लेक्शन होगा उसी एंगल पे होगा, और ये एंगल किसके थ्रू नापा जाता है? या इसके जो नॉर्मल है उससे नापा जाता है। यानी कि अगर ये 45 सपोज कर लीजिए या 30 सपोज कर लीजिए, तो यहाँ भी 45 ही होगा या 35 होगा इस नॉर्मल से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है कि ये परावर्तन के नियम है। ये तो पहला परावर्तन के नियम है। दूसरा है कि इंसिडेंट पॉइंट, रिफ्लेक्टिव पॉइंट एंड नॉर्मल तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। जैसे कि आपको ये मैं बताता हूँ, ये इंसिडेंट लाइन हुआ, ये रिफ्लेक्टिव लाइन हुआ और ये नॉर्मल हुआ, तो एक ही पॉइंट पे हो गया। ठीक है, एक ही पॉइंट पे तीनों रहेगा। ये दूसरा नियम है रिफ्लेक्शन का। दूसरा नियम क्या कहता है कि इंसिडेंट एंगल या रिफ्लेक्टिव एंगल या नॉर्मल हो, वो तीनों एक ही पॉइंट पे होगा। ना कि सपोज आप यहाँ से इंसिडेंट यहाँ किए, नॉर्मल इस तरह से डाल दिए, यहाँ पे नॉर्मल डाल दिए और रिफ्लेक्शन यहाँ से कर दिए, तो ये गलत हो जाएगा। एक ही पॉइंट पे तीनों लाइन होती है। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। फोकल लेंथ क्या होता है प्लेन मिरर का? तो देखिए, फोकल लेंथ प्लेन मिरर का इन्फिनिटिव होता है। जैसा कि ये प्लेन मिरर है। अब देखिए, फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ जनरली आपके दर्पण होते हैं उसके रेडियस का आधा। अगर दर्पण का रेडियस आर है तो उसका आधा, r/2 उसका फोकल लेंथ होगा। तो प्लेन मिरर है, इसका कोई रेडियस हो ही नहीं सकता है। रेडियस तो अगर थोड़ा कर्व होता है तब तो उसका रेडियस हम निकालते हैं कि इसका रेडियस ये होगा, लेकिन ये पूरा एक से डंडा है तो इसका कोई रेडियस होगा ही नहीं। अगर रेडियस हम निकालेंगे तो ये कहीं जाके इन्फिनिटी पे जाके फिर थोड़ा बेंड होगा। अगर हम मान लेते हैं कि थोड़ा बेंड भी होता है तो इन्फिनिटी पे जाके होगा, तो यानी कि रेडियस भी इसका इन्फिनिटिव हो जाएगा। जब रेडियस इन्फिनिटिव हो जाएगा तो फोकल लेंथ क्या होता है? एफ बराबर होता है r/2। यानी कि इसका फोकल लेंथ भी इन्फिनिटिव हो जाएगा। इन्फिनिटिव अपॉन 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव ही होगा। तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो इन्फिनिटिव होती है प्लेन मिरर के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड डिपेंड अपॉन। कह रहा है कि कोई भी सतह से अगर लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो किस पे निर्भर करती है? तो इसका ऑप्शन है द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सही है। द नेचर ऑफ सरफेस, ये भी सही है, क्योंकि सरफेस अगर खुरदरा रहेगा तो कम रिफ्लेक्शन होगा, ज़्यादा स्मूथ रहेगा तो ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा। स्मूथनेस ऑफ सरफेस, यही मैंने बता रहा था अभी कि स्मूथ ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा। यानी कि इसका आंसर होगा डी, सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम आर सीन इन थिक मिरर। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, उसमें इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये इंजीनियरिंग लेवल का आपके लिए क्वेश्चन है नहीं।
तो आपको सिर्फ ये याद करनी है कि जितने भी इमेज बनते हैं उसमें से सबसे ब्राइटेस्ट इमेज होता है वो सेकंड इमेज होता है। तो इसका आंसर होगा बी। कहना चाह रहा है सपोज एक प्लेन मिरर है, तो इसमें और यहाँ पे भी एक प्लेन मिरर है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो यहाँ पे भी इमेज बनती है, यहाँ पे भी इमेज बनती है। आप अगर सैलून में गए होंगे तो आप देखे होंगे कि आप जब सैलून में बैठते हैं तो आपके कई सारे इमेज रहते हैं, तो जो फर्स्ट इमेज रहता है उससे ज़्यादा ब्राइटेस्ट रहता है आपका सेकंड इमेज। तो जब भी आप सैलून में जाएं तो आप देखेंगे अपना इमेज, तो जो सेकंड इमेज रहता है, अगर इस दर्पण की बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट इमेज है, ये सेकंड इमेज है, तो ये वाला जो इमेज होगा वो सबसे ब्राइटेस्ट होता है। तो यही कह रहा है कि जो कैंडल जल रहा है या कोई भी चीज़ है, ऑब्जेक्ट, कैंडल की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो उसका कौन सा इमेज सबसे ब्राइटेस्ट होगा, तो सेकंड इमेज होगा। अगला क्वेश्चन है क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर इज मिनिमम 4। तो इसका आंसर होगा वायलेट कलर। अब देखिए इसमें देखिए दो तीन चीज़ें आपको सिखाते हैं। पूछ रहा है कि क्रांतिक कोण सबसे कम किसका होता है, तो किसका होता है, कलर की मैं बात करूं तो सबसे कम होता है वायलेट कलर की, यानी कि बैगनी कलर की। अब ये क्रांतिक कोण क्या होता है, जैसे ये एक मीडियम है, ये एक डेंसर मीडियम है, यानी कि ये सघन मीडियम है, और ये सेकंड मीडियम है, और ये फर्स्ट मीडियम है। अगर कोई लाइट यहाँ से यहाँ जाती है, यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम, ये तो नॉर्मल हो गया, रेयर मीडियम की ओर जाती है तो ये इधर की ओर बेंड हो जाती है, यानी कि नॉर्मल से दूर भागती है। तो एक ऐसा एंगल, यहाँ एक ऐसा एंगल आता है कि जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाते रहते हैं, यानी कि अब इधर कर दिए, अब इधर कर दिए, तो ये भी लाइट इधर भागना चालू होगा। तो एक ऐसा कोण बनेगा जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्रांतिक कोण वो कोण होता है जो कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने पे लाइट 90 डिग्री पे बेंड हो जाता है, या 90 डिग्री पे रिफ्लेक्शन होता है। तो 90 डिग्री पे यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हुआ उसके रिस्पेक्ट में ये जो कोण मिलती है उसी को कहते हैं क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। जो क्रिटिकल एंगल होती है वो कौन से लाइट के लिए सबसे कम होती है, यानी कि ये जो एंगल धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन सबसे कम किसके लिए होगी, ये सबसे कम वायलेट कलर के लिए होगी। ऐसा क्यों होती है, देखिए वायलेट कलर जल्दी से बेंड हो जाती है। आपने देखा होगा कि जो रेड लाइट होती है वो दूर तक जाती है, इसलिए तो उसको ट्रैफिक में हम यूज करते हैं, तो वो दूर तक जाती है, लेकिन वायलेट कलर दूर तक नहीं जाती है, वो बेंड हो जाती है। यानी कि हम यहाँ पे कम एंगल ही देंगे तब भी बेंड हो जाएगी, लेकिन अगर हम रेड लाइट को कम एंगल से बेंड करेंगे तो ये डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी, ये बेंड ज़्यादा नहीं होगी। तो इसीलिए क्रांतिक कोण सबसे कम किसका हो गया, वायलेट कलर का हो गया, क्योंकि इसमें बेंडिंग ज़्यादा होती है। ये समझ में आ गई। और ये क्रांतिक कोण तभी निकल सकता है जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर लाइट जाती है, ना कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की। तो ये भी कंडीशन आपको याद रखनी है कि क्रांतिक कोण निकालने के लिए हमारा लाइट का कंडीशन है कि वो डेंसर से रेयर मीडियम में जाए, यानी कि सघन से वो खुले मीडियम में जाए। ठीक है, ये हो गई। अब देखिए क्रांतिक कोण इस पे भी डिपेंड करती है कि उसका म्यू क्या है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका क्रांतिक कोण कम होगा। क्रांतिक कोण किसका कम होगा, जिसका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरह से डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज्यादा बेंड करता है। यही कहने का मतलब है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, यानी कि वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा बेंड करती है। जब ज्यादा बेंड करेगी तो कम क्रांतिक कोण होगा। समझ में आ गई, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आपको ये ध्यान रखनी है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो ज़्यादा मुड़ती है, और जो ज़्यादा मुड़ती है वो कम क्रांतिक कोण रखेगी। तो ये क्वेश्चन आपको कई सारे कंसेप्ट सिखाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक किरण या प्रकाश हवा से ग्लास स्लैब में जाती है तो उसके साथ क्या होता है। कहना चाह रहा है कि हवा से अगर ग्लास में गया, ये आपका मीडियम है, ये हवा है, ये हवा है, और ये पूरा क्या है, ग्लास है, ये ग्लास है। तो कह रहा है हवा से ग्लास में जाएगी कोई, अगर ये लाइट हवा से ग्लास में गई तो ग्लास में गई तो ये इसकी ओर बेंड हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। जब हवा से डेंसर मीडियम में जाती है या रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, उसके तरंग दैर्घ्य डिक्रीज हो जाते हैं, उसके वेवलेंथ होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए तरंग दैर्घ्य इंक्रीज तो नहीं होगा, वो डिक्रीज ही होता है, और फ्रीक्वेंसी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है स्रोत पे, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता कि कौन से मीडियम में जा रही है।
ये अगर हवा है, ये आपका पानी है, ये आपका ग्लास है, तो यहाँ भी वही फ्रीक्वेंसी रहेगी। ये लाइट यहाँ भी गई तो यही फ्रीक्वेंसी रहेगी, ये लाइट इसमें भी गई तो वही फ्रीक्वेंसी रहेगी। फ्रीक्वेंसी में कभी चेंज नहीं होता है। चेंज कहाँ पे होता है? वेलोसिटी और वेवलेंथ में चेंज होता है। तो वेवलेंथ में क्या होता है? अगर रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो खाली स्थान भौतिक मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो अभी मैंने बताया क्या अपरिवर्तित रहती है? फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहती है। तो इसका आंसर होगा सी। एक तराशा हुआ हीरा चमकदार दिखाई देता है, क्योंकि देखिए तराशा हुआ हीरा इसलिए चमकदार दिखाई देता है क्योंकि उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि कुल आंतरिक प्रतिवर्तन। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तान में मृग तृष्णा किस घटना के कारण दिखाई देती है? तो इसका भी आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए एक्चुअली होता है क्या कि अगर यहाँ पे सरफेस है, लैंड सरफेस है, यहाँ पे बालू है। अब बालू हीट हो जाता है दिन में, तो जो बालू हीट होता है तो यहाँ का जो भी एयर होता है उसको भी हीट करेगा। ये जो पूरा एयर भी हीट हो गया तो ऊपर वाला एयर है वो थोड़ा डेंस रहता है। तो मैंने आपको बताया कि डेंस मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाता है कोई भी लाइट, तो वहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की संभावना होती है। तो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम, यहाँ पे रेयर मीडियम है क्यों? लेकिन ऊपर वाला जो वायु है वो थोड़ा कोल्ड है, इसकी वजह से ये डेंस है। तो डेंस से रेयर में जा रही है लाइट, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण ही मृग तृष्णा की जो फेनोमेना होती है वो रेगिस्तान में दिखाई देती है। तो इसका आंसर होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आशा करते हैं ये जो 10 क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आए होंगे। मैंने और भी कई सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। तो अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चन के साथ फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।